दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों बेहद दुखद खबर है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ान के चंद मिनटों के भीतर ही क्रैश कर गई, जिसमें उसमें सवार लगभग सभी यात्रियों की जान चली गई। एक खुशकिस्मत यात्री अब तक जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। उम्मीद है कि वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई, जिस तरह से तकरीबन 250 के करीब भारतीय और विदेशी यात्री इस घटना में मारे गए और उसके बाद जिस मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करके गिरा, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कैसे क्रैश कर गई? वो अत्याधुनिक विमान जिसके अब तक क्रैश होने की पूरी दुनिया में कोई खबर नहीं मिली थी, वो भारत में ही पहली बार कैसे क्रैश कर गई? ये एक सवाल है। सवाल ये है कि एयर इंडिया 11 साल पुराने प्लेन को अभी तक ऑपरेशनल क्यों बनाए हुए था? और इन सब के बीच क्या कोई मौसम से जुड़ी परिस्थितियां थी? क्या कोई तकनीकी परिस्थितियां थी? या कोई समाज विरोधी तत्वों ने किसी प्रकार की तकनीकी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया? इन सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना नाम रोशन कर रहे, राजस्व सेवा में भी अपना नाम रोशन कर चुके और इस देश में तमाम समसामयिक मुद्दों पर बहुत बेबाकी के साथ चर्चा करने वाले दिनेश वोरा जी। दिनेश वोरा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस हादसे को आप किस तरह से देखते हैं? बेहद दुखद हादसा है और कैसी परिस्थितियों में दोनों इंजन एक साथ फेल कर गए? तो नमस्कार अभिषेक जी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दरअसल हादसे भी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। जो मशीनें हम बनाते हैं, कई बार वो मशीनें हमें फ़ेल कर जाती हैं। और एयर इंडिया हो या कोई भी दुनिया की एयरलाइन्स हो, ऐसा कोई फूल प्रूफ तो दुनिया में सिस्टम नहीं है कि वो क्रैश नहीं होंगे। जहाज बनते हैं तो वो भी डूबते हैं, टाइटैनिक भी डूब जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ह्यूमन फेलियर्स होते हैं, बहुत बार मैकेनिकल या टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स होते हैं। ये बातें तो बाद में पता लगती हैं, लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद है। और 242 यात्री, उनमें से एक कोई विश्वास है, लकी 11 इस जी। सीट पर वो बचे हैं, तो उनसे कुछ वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी डेफ़िनेटली। और ये एक कुदरत का चमत्कार है कि "जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय", तो वो जी। उसमें से बच के लोग निकल आते हैं। लेकिन ये दुर्घटना कई मायनों में बहुत सारे प्रश्न लेकर आई है। प्रश्न उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में है, सुरक्षा के बारे में है, 787 ड्रीम लाइनर है उसके बारे में है, और बोइंग कंपनी की जो साख है उस पर उठते हुए प्रश्न है। ये वही बोइंग कंपनी है जिसने दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और ट्रस्टवर्दी जंबो 747 दिए। उससे पहले 707s दिए थे जिनकी बहुत कम क्रैशेज़ हैं दुनिया में। फिर उसके बाद 737 के छोटे उनके एयरक्राफ्ट्स हैं, कई सीरीज़ हैं उनकी। 777 बहुत स्टडी एयरक्राफ्ट है। लेकिन 787 हमेशा से एक किस्म से जिसे ड्रीम लाइनर कहा जाता है, जी। वो हमेशा से एक ट्रबलसम रहा है और कई सालों से इसके बारे में कई प्रश्न उठते रहे हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्नोलॉजिकली इट हैज़ प्रूव्ड टू बी ए इंफीरियर प्रोडक्ट टू इट्स ओन प्रेडिसेसर्स जो कि बोइंग से आते थे सारे के सारे। जी। ज़मीन पर भी काफ़ी लोगों की मौत हुई है, डॉक्टर्स की मौत हुई है, वो बहुत दुखद है क्योंकि वो डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहाँ पर। और बहुत दुखद मौत है, एग्ज़ैक्ट नंबर तो नहीं आए हैं, लेकिन अलग-अलग लोग कह रहे हैं, स्पेकुलेशन है, कोई 15, कोई 20, कोई 30, कोई 40, लेकिन आई होप बाय टुमारो पिक्चर विल बी क्लियर एंड हाउ मेनी आर इंजर्ड एंड हाउ मेनी हैव रियली पेरिश्ड इन दिस पूरे एपिसोड के अंदर। सवाल किस पे उठा है? टेक्नोलॉजी पे। जो विजुअल्स हाँ। आ रहे हैं, प्लेन उड़ता है, उड़ते ही एक नॉर्मल उसका जो एक पोस्चर होता है कि नोज़ ऊपर होती है, टेल नीचे होती है, वो तो बिल्कुल सही थी। जी। बट देन इट वाज़ सिंकिंग डाउन एक्चुअली। इट वाज़ ग्लाइडिंग अप नहीं, वो ग्लाइड ऊपर नहीं हो रहा था, वो शायद ऐसे लगता है स्ट्रगल कर रहा था। जी, वो अच्छा ये थोड़ा-सा मैं दिनेश स्टेबल वोरा भी था जी, वो। मुझे वो हाँ, समझ में नहीं आया। आम तौर पर प्लेन क्रैश में देखा जाता है कि जो नोज़ होती है, आगे का नुकीला हिस्सा, वो पहले उसकी स्लाइडिंग शुरू होती है, वो
डाउनवर्ड्स मूवमेंट उसकी शुरू होती है। ये ऊपर दिखाई दे रहा था नोज, और सीधे सीधे सिंकिंग यानी सीधे प्लेन नीचे बैठ रहा था। ये अजीब तरह का मैंने देखा है मंजर। ये क्या है? ये ये जब प्लेन नीचे भी जा रहा था ना, तो उसकी ये जो ट्रेजेक्टरी थी ना, बेसिकली लैंडिंग की ट्रेजेक्टरी थी ये। क्योंकि जब जी, लैंडिंग के लिए प्लेन जाता है नीचे, तो उसकी नोज ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती हमेशा। जी, तो ऐसा लगता था कि शायद लास्ट मोमेंट पे जब उसने मेडे का मैसेज दिया है, जो सुमीत सब्बरवाल जो उनके कैप्टन थे, जी। मुझे लगता है कि शायद एक लास्ट मोमेंट पे एक लास्ट डाइंग एफर्ट होता है ना, कि मैं इसको लैंड करवा दूंगा, शायद जमीन पे लैंड हो जाए कहीं पे, अगर मुझे कोई ऐसा हुँ, स्ट्रेच मिल जाता है, कोई खेत मिल जाता है, कोई खाली जमीन मिल जाती है। मे बी हिज एफर्ट वाज दैट। पर ऐसा लगा कि वहां पे सारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी, और वो जो भी चाहते थे अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके सामने थे, क्योंकि हुँ, सारा खेल 2 मिनट में खत्म हो गया था। उन 2 मिनट के अंदर मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी हैज फेल्ड द कैप्टन एक्चुअली। और वो जो भी उससे रिस्पॉन्स चाहते थे, जो थ्रस्ट चाहते थे, उनको थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था प्लेन को ऊपर जाने के लिए, स्पीड नहीं मिल पा रही थी, उसको जो एयर में लिफ्ट करना था वो उनको नहीं मिल पा रहा था। हुँ, आई थिंक दैट वाज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न्स कि उनको फिर वहाँ पे मे डे का मैसेज देना पड़ा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि सारे के सारे जो टेक्नोलॉजिकल उनके जो प्रोसेस थे वो फेल हो गए थे, या पूरी मशीनरी फ्लॉप हो चुकी थी, और कोई भी ना सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर, वो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जा रही थी मैनुअली या अदरवाइज, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हुँ, नेचुरली जब आप टेक ऑफ लेते हैं ना, तो उस टाइम जो दोनों कैप्टन जो होते हैं, को पायलट और पायलट दोनों जो होते हैं, वो दोनों मैनुअल मोड में रहते हैं वहाँ पे। और वो हुँ। आपने हमेशा नोट किया होगा कि लैंडिंग और टेक ऑफ कई कैप्टन्स की ऐसी होती है कि बड़ी स्मूथ होती है, कईयों की बड़ी हार्ड जी, लैंडिंग होती है। कईयों को आपने देखा होगा कि बड़ी स्मूथ टेक ऑफ करके ले जाते हैं, जैसे मक्खन में से छुरी निकल जाती है ना, ऐसे। तो वो कैप्टन की सलाहियत और एक्सपर्टीज होती है कि वो किस ढंग से टेक ऑफ लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा टेक्निकली कहूँ तो अपना जो उनका टेक ऑफ पॉइंट होना चाहिए ना, उससे थोड़ा-सा पहले से टेक ऑफ ले जाते हैं वो। उतना थ्रस्ट होता नहीं, प्लेन टेक ऑफ तो कर जाता है लेकिन उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाता। कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल बैलेंस होता है, जो जिसको लोड बैलेंस कहा जाता है, वो बिगड़ जाता है, वो कैलिब्रेटेड नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि जब ये प्लेन ऊपर जाने को टेक ऑफ तो ले लिया है, कहीं ऐसी गलती तो नहीं प्लेन ने जिस जगह से उसको टेक ऑफ करना था, जो उसकी थ्रस्ट स्पीड होनी चाहिए थी जिस टाइम, वो स्पीड पर जी, पहुँचा नहीं था, और उससे पहले एक कैज़ुअल मैनर पे उसको उसने टेक ऑफ की स्टेज पे लेके चला गया, और फिर हवा में नीचे तो पहिए थे तब तक, तो उसको हुँ, थ्रस्ट मिल रहा था, और थोड़ा-सा ऊपर गया, हो सकता है उसको टेक्निकली वो सपोर्ट ना मिला हो। तो ये कई बार बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ होती हैं जो इंसानों की ज़िंदगी को डेंजर में डाल देती हैं। मुझे यहाँ लगता है कि एक्चुअली वो तो ब्लैक बॉक्स से बाद में पता लगेगा कि टेक्नोलॉजिकल फेलियर है या ह्यूमन फेलियर है, क्या है इसके अंदर। पर मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हालाँकि एक्सपीरियंस तो उनको बहुत था, 8-8 हज़ार घंटे का एक्सपीरियंस था खास तौर से कैप्टन को। जी, 8,000 घंटे के बाद मैंने एक बात नोट की है, दुनिया में बहुत सारी एरर्स ऐसी हैं जो ह्यूमन एरर्स हैं, जिसके कारण क्रैश होते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि लगातार आप फ्लाइट करते ना, तो आपके अंदर एक कैज़ुअलनेस आ जाती है। और आप हाँ, कैज़ुअलनेस के अंदर टेक्नोलॉजी से खेलना शुरू कर देते हैं, और आप सोचते हैं नहीं यार, नॉर्मल है, जाएँगे, क्या फ़र्क पड़ता है, सँभाल लेंगे, कर लेंगे। सॉरी। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना मार जाता है वहाँ पर। नहीं, हो सकता है इसमें ये भी एक एक और केस चीज़ ओवर आई है सर। कॉन्फिडेंस का। सर जी, एक और चीज़ आई है, यही फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई है, तो एक प उसके यात्री ने बाकायदा मिनिस्ट्री को टैग करते हुए, एयर इंडिया को टैग करते हुए, फ्लाइट में जिस प्रकार की दिक्कतें हुई, ना तो एसी काम कर रहा था, फ्लाइट शायद हिल भी रही थी। ये सारी बातों पर इशारा किया है और ट्वीट किया है उसने सबको टैग करते हुए। जो फ्लाइट अभी टेक ऑफ की है, दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वही फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद तक आई थी, और ये नहीं मैं फ्लाइट उस 11 बात को साल पुरानी थी। 11 साल नहीं मैं पुरानी है बताया जा रहा है। वो 11 साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं है, इतने बड़े ड्रीमलाइनर हुँ, के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए बहुत छोटा पीरियड है वो। 20-20 साल आराम से उड़ते हैं प्लेन जो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जी, लेकिन ये जो पैक किया गया जिसके अंदर जिसने आपने बात की, मुझे भी पता लगा उसके बारे में, ये माइनर फेलियर्स हैं, ये कोई मेजर फेलियर्स नहीं है साहब। क्योंकि हुँ, जो मेजर फेलियर होता है वो आपकी इंजन का फेलियर होता है। जो आपका थ्रस्ट का, जी, जो आपका एवियोनिक्स का, या अंदर जो आपके जी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर, उसका फेलियर है। हुँ, एसी एसी का फेल हो जाना अंदर, ये वेंटिलेशन बराबर ना होना, या प्लेन का थोड़ा वाइब्रेट करना टर्बुलेंस के अंदर, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जी, वहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, अगर प्लेन वास्तव में टर्बुलेंस नहीं था और उसके बावजूद भी काफ़ी हिल रहा था, तो क्या उसके इंजिन्स उस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे थे? अब ये हुँ, डिपेंड करेगा कि उसके कैप्टन ने, जो कैप्टन नीचे उतरा होगा उस टाइम, जो फ्लाइट में जो दिल्ली से लेके आया, उसने रिपोर्ट क्या दी उसकी?
सोचने वाली बात है। उसने जी, क्या रिपोर्ट दी है उसकी, कि प्लेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, इंजन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आएगी। क्या ये प्लेन उस टाइम एयरवर्दी था क्या? लेकिन प्लेन को एयरवर्दी ठहराना कैप्टन का काम नहीं। कैप्टन एक रिपोर्ट देता है कि ये मुझे प्रॉब्लम्स टेक्नोलॉजिकली आई हैं। लेकिन जो फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं सारे के सारे जो ग्राउंड पे होते हैं, जी, तो कई बार जो बड़ी फ्लाइट्स होती हैं उसमें फ्लाइट के साथ भी चलते हैं। जंबो जेट में पुराने टाइम में कॉकपिट के अंदर ही हुँ, फ्लाइट इंजीनियर हुआ करता था। फ्लाइट इंजीनियर का ये ज़िम्मेदारी है कि वो सारे सिस्टम्स को पूरा चेक करे, ए टू ज़ेड। वो सारे कंप्यूटराइज़ सिस्टम्स हैं, तो वो वहाँ पे जाके देखेगा भी कोई कोई माल फंक्शन तो नहीं है उसके अंदर। ये फ्लाइट हुँ, इंजीनियर का काम है। जब फ्लाइट इंजीनियर ग्राउंड के ऊपर उसको क्लीयरेंस नहीं देता, तो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकता। वो आता है ऊपर लॉग बुक पे साइन करता है ऊपर आके। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैप्टन्स जी, लॉग बुक रहती है, वहाँ पे एक बुक रहती है, किताब सी रहती है। तो वहाँ पे उसको वो ग्रीन लाइट देता है कि ये अब मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है, इसके इंजन परफेक्ट है, मैंने सारे चेक कर लिए, कोई यहाँ पर कहीं बाहर एक्सटर्नल कोई गैप्स नहीं आ गए हैं, जो शीट्स होती है ना, जो आपको पता है जो शीट्स तो जी, जोड़ी जाती हैं, सारी एमलगेमेट की जाती हैं, ये भी एक हुँ, आर्ट है एक्चुअली। तो वहाँ पे कोई ऐसे गैप्स नहीं है, तो पूरा का पूरा जो चेकअप होता है, इंजीनियरिंग चेकअप जो होता है, वो वहाँ पर नीचे ग्राउंड इंजीनियर का काम है। उसने क्या रिपोर्ट दी उस टाइम, उसको क्या लगा कि सब कुछ ठीक-ठाक है। तो 2 लिंक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैप्टन की क्या रिपोर्ट थी कि पहली फ्लाइट के अंदर इस फ्लाइट ने क्या फेस किया। उसको कॉर्पोरेट करते हुए जो नीचे ग्राउंड इंजीनियर था या दिल्ली में जो हुँ, ग्राउंड इंजीनियर था और जो बॉम्बे अपना अहमदाबाद में जो ग्राउंड इंजीनियर था, उनकी क्या रिपोर्ट है। यहाँ पर ये जी, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी और उसको फिर इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्ट बना लिया जाएगा। जी। मुझे लगता है यहाँ से कुछ लिंक मिलेंगे और जो ब्लैक बॉक्स होता है, वो रिकवर हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है और फिर हम ब्लैक ब्लैक बॉक्स बॉक्स ये पर जाएगा। आएँगे, ब्लैक बॉक्स जी, पर हम आएँगे दिनेश जी। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी डीजीसीए ने अपनी तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया दी है, पहला बयान आया है, उस बयान में इस बात की आशंका व्यक्त की गई है कि दोनों साइड से कहीं फ्लाइट में वो बर्ड हिट के कारण दोनों इंजन फेल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों साइड से बर्ड हिट एक साथ हो जाएँगे और दोनों इंजन फेल हो जाएँगे? हालाँकि उसने दावा नहीं किया है, आशंका व्यक्त की है, प्राइमरी उसका सस्पिशन है। मुझे लगता है कि डीजीसीए को पहले तो बयान नहीं देना चाहिए। उसका बयान बेतुका हुँ, है एकदम से। हुँ, आप डीजीसीए हैं, आपका काम स्पेकुलेशन नहीं है, मैं हुँ, पहले बता दूँ। जितना भी मैंने डीजीसीए की वर्किंग देखी है, जब मेरा जो भी थोड़े बहुत ताल्लुकात रहे हैं, डीजीसीए को कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उसको वो क्या पत्रकार है क्या जो स्पेकुलेट करेगा चीज़ों को? या जो कोई ग्राउंड जी, एक्सपर्ट्स हैं, नॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जो स्पेकुलेट करेंगे, उनका काम स्पेकुलेट करना नहीं है। उनको तब मुँह खोलना चाहिए कि भई कुछ कन्फर्मेशन उनके साथ में है। अगर बर्ड हिट होता, फिर उस बर्ड हिट को कम से कम कैप्टन कन्वे तो कर सकता था कि बर्ड हिट हुआ है। जी, जी, कैप्टन को एक शब्द बोलना था, अगर कैप्टन मेडे, मेडे, मेडे बोल सकता तो कैप्टन ये भी कह सकता था कि बर्ड हिट, बर्ड हिट, बर्ड हिट। आराम से हुँ, बात कर सकता था वो, कि वहाँ पे उसका इंजन का माल फंक्शन हो गया। वो तो बात उसने नहीं की ना। और अगर बर्ड हिट होता भी है, तो उसके जो पंख होते हैं, उसको काफ़ी डैमेज होता है। और वो सारा का सारा जो प्रोसेस है, वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है कि जो माल फंक्शनिंग ऑफ जी। कोई उसका पार्ट होता है। मुझे नहीं लगता कि बर्ड हिट का ये कोई केस है यहाँ पर और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बर्ड हिट होने के बाद फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक एक के यही तो साथ बर्ड सवाल हिट है कि दोनों इंजन कैसे एक साथ फेल हो हाँ, गए? दोनों एक साथ कैसे फेल हो जाएँगे? तो भी बर्ड हिट होने के बाद भी इंजन चलता तो रहता है ना, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो सारी-सारी जी, चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अभी मैं भी क्या है ना कि मैं कोई कन्फर्मेशन के साथ नहीं कह सकता हूँ, अभी सारी की सारी चीज़ें हवा में हैं, स्पेकुलेशन में हैं। अलग-अलग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अलग-अलग बातें कर रहे हैं। कोई बर्ड हिट की बात करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी फेलियर की बात करते हैं, कोई कहते हैं कि इंजन का पार्ट फेलियर है जो कि उसको उतना थ्रस्ट नहीं दे पा रहा, अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा उसको। हुँ, और हो सकता है कोई कहते हैं कि वो एयरक्राफ्ट तैयार ही नहीं था बिल्कुल कि उसको एक इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट दिया जाए कि वो फिट टू फ्लाई था। तो 100 जी, किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन हमें थोड़ा-सा वेट करना होगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्पेकुलेशन में ज़्यादा जाता नहीं। मुझे जी, ग्राउंड रियलिटी चाहिए, अल्टीमेटली तथ्य क्या कहते हैं। और जी। तथ्य अगर वो नहीं कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हो सकता है एक सैबोटेज भी हो आप सकता है कोई सैबोटेज की बात कर रहे हैं, क्या सैबोटेज कैसे हो साइबर सकता अटैक है? अगर ये सैबोटेज है साइबर तो? अटैक इसमें आजकल क्या हो गया ना जैमर टेक्निक्स आ गई हैं। बड़ी कॉमन चीज़ है आज की डेट में। और आपके एवॉक्स सिस्टम्स हैं या सैटेलाइट सिस्टम्स हैं और भी कई इस हुँ, किस्म के सिस्टम्स हैं जहाँ पर आपके जो
एवियोनिक्स हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको जैम कर देते हैं। जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट को जैमर्स में जैम कर देते हैं, उसकी एवियोनिक्स जैम हो जाती है। पर अभी दुनिया में उस किस्म की वाहियातपना नहीं आया कि जहां पर पैसेंजर प्लेन्स को जी। इस ढंग से, मतलब एक रोजाना के प्लेन्स को जहां पे कोई वीआईपी नहीं बैठा है, एक उसका लिंक निकलना चाहिए ना। आप किसको मारना चाहते हो? हम्म। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बंदा है जिसको तुम किल करना चाहते हो? भाई या तो कोई, हाँ, उसमें कोई स्पेस एनर्जी का बड़ा कोई बंदा बैठा हो, एटॉमिक एनर्जी का हाँ, एक बंदा पूर्व बैठा हो, कोई मुख्यमंत्री थे जो राजनीतिक तौर पर किनारे हो गए हैं, कोई मतलब नहीं था, विजय कोई रूपानी मतलब थे। नहीं था। हाँ, तो वो ऐसा कोई लिंकेजेस नहीं मिलता इस पैसेंजर लिस्ट में जिसको कहा जाए कि कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसको मरवाने में किसी देश का हित होता था, भला होता था। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। पहले डॉक्टर भाभा जिस प्लेन में मारे गए थे, आपको पता है, यूरोप के अंदर आल्प्स की पहाड़ियों में उनका प्लेन गिराया गया था। जी। दैट वाज़ सैबोटेज, क्योंकि उनको इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को किल करना था। हम्म। शुरुआत में जब एयर इंडिया का क्रैश होता है 50s में, तो बांडुंग जाते हुए कश्मीर प्रिंसेस का क्रैश होता है। वो क्यों क्रैश होता है कि उस प्लेन में जाने वाले कौन थे? चौवन लाई और नेहरू जी जाने वाले थे, और बांडुंग जी। कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। तो उसके अंदर फिर बम रख के विस्फोट किया गया, लेकिन लास्ट मिनट में चाउन लाई ने भी प्लेन बदला और नेहरू जी का भी प्लेन बदल गया था उसके अंदर। उस कोई रही होगी बात उसके अंदर, लेकिन उसको जी। सैबोटेज किया गया। इसके अलावा फिर कनिष्का का सैबोटेज आता है, वहां पे वो जी। कुछ कनाडा। खालिस्तानी मूवमेंट थे, तो वो हम्म। वहां पर गिराया गया है। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे जहां पर सैबोटेज किया जाए, लेकिन ह्यूमन एरर्स वाले बहुत केसेस हैं। और नहीं, मुझे आप यहाँ पर ह्यूमन कोई एरर्स की बात तो कर रहे हैं सर। एक वीडियो वायरल हो रहा है पुराने एक फॉरेन चैनल का। उस वीडियो में जो चीजें दिखाई जा रही हो मैं आपके सामने रखता हूँ। बोइंग कंपनी में इंजीनियर रहे सैम सालेपौर ने पिछले साल ये आरोप लगाया था। आरोप क्या था? बोइंग अपने 787 ड्रीम लाइनर जेट को बनाने में शॉर्टकट अपनाती है। बोइंग प्लेन के हिस्से अलग अलग बनाती है, फिर इन्हें जोड़ती है। तीसरा है इसमें, इस कारण प्लेन में कई गैप आ जाते हैं जो कि उसकी लाइफ को कम कर देते हैं और कई बार खतरा पैदा करते हैं। कई सेफ्टी इशूज के चलते बोइंग के सीईओ डेव कैलहान इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो मैं ये आपकी तो बात से सीधा। सहमत जी। नहीं, जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस किस्म के इल्ज़ामात आते हैं, और कोई भी प्लेन वन पीस में नहीं बनता, टुकड़ों में बनता है। बाद में उसको वेल्डिंग जी। करके जोड़ा जाता है, और उसकी वेल्डिंग बहुत सुपर स्पेशलाइज़्ड वेल्डिंग है। गूगल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर हम्म। एयरक्राफ्ट की वेल्डिंग कैसे की जाती है, उसको दिखाया गया है कि और हर हर कंट्री में हो भी नहीं सकता ये। और जी। वो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत कम लोगों के पास है, जो इस ढंग से विमान बना सकते हैं। देखो, कई बार लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपकी जो असलियत है वो भी दिखा दें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग डिसग्रंटल्ड होते हैं कंपनियों के अंदर, जो बाहर आके हम्म। बाद में कमियाँ निकालते हैं। तो जी। जब तक कोई चीज़ तथ्यों के साथ प्रमाणित ना हो जाए कि हाँ, बोइंग ने क्वालिटी कंट्रोल के साथ बड़ा समझौता किया है, तो तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। और फिर मैं ये कैसे मानूँ कि अगर किसी आदमी ने बोइंग पे इल्ज़ाम लगाया, तो क्या उसकी फिर तफ्तीश हुई क्या? इन्वेस्टिगेशन हुई क्या आगे? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वो इतनी, मतलब अलाउ कर देंगी इस टाइप की कि आप लोगों की जान के साथ रिस्क लोगे या उसके खतरे उठा सकते हो? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि कई बार ये डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स भी रहते हैं, और इल्ज़ाम तो कोई कहीं से भी आ सकता है। पर बोइंग का एक प्रेस्टीज रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत से वो पैसेंजर एयरलाइंस आपको देता आया है। कोई नए तो है नहीं है, एयरबस भी बाद में देता आया है। जी। तो छोटी-छोटी चीज़ों से आजकल कॉस्ट कटिंग तो होती है, तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं होती है कि आप एक सुपर ट्रैश टाइप का एयरक्राफ्ट बनाओ। और मैं नहीं जी। समझता कि 787 अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हाँ, उसके साथ हादसे ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपको बताऊँ। ये जी। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक प्लेन नहीं, लेकिन बनता है ना जिसके क्रैश नहीं हो हादसे रहे थे ज़्यादा। 787। कभी ऐसा हुआ कि कोई इंजन फेल हुआ, किसी एयर नजदीक के एयरपोर्ट पे उतार दिया गया, वहां लैंडिंग कर दी गई। ऐसा नहीं होता था कि प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश कर जाए। 787 के साथ, और तो ये पहली घटना है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज मैं। हम्म। 787 के इंजन के साथ तकलीफ है। अब बोइंग अपने इंजन तो बनाता नहीं है। हम एक बात जी। मैं बोइंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एयरबस को प्रोटेक्ट कर हम्म। रहा हूँ। जो इंजन बना रही कंपनियाँ 2-3 ही हैं दुनिया में। जनरल इलेक्ट्रिक हो जाएगी, रोल्स-रॉयस जी। हो जाएगी, जो ब्रिटेन की है, और 1-2 और कंपनियाँ जो एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती हैं। तो बोइंग का अपना इंजन तो है नहीं ना। जी। एयरबस का भी अपना इंजन नहीं है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। वो सब बाहर के दूसरे इंजन ही लेते हैं। तो इंजन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं बहुत ज़बरदस्त, और उसमें हम्म। कई बार ऐसा होता है कि वो जो इंजन्स आप यूज़ कर रहे हो, और जिस कॉन्फ़िगरेशन के आपको इंजन्स चाहिए, हो सकता है आप उस कॉन्फ़िगरेशन का इंजन ना यूज़ कर रहे हो।
हो सकता है आपकी एविएशन के साथ वो सेट ना बैठ रहा हो, लेकिन बोइंग की इंजन के साथ तकलीफें हुई हैं ड्रीमलाइनर के साथ में, ये मैं मानता हूँ जी, कि कहीं न हाँ, कहीं खामियाँ हैं, मिसमैचेज़ हैं उसके अंदर। मैं इसको नॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूँ उसकी मेन एवियोनिक्स के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि इंजन ठीक हो, उसकी एवियोनिक्स खराब हो, ये भी हो सकता है जी। उसमें। क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कॉकपिट के बारे में काफ़ी अच्छी ढंग से जानता हूँ और मैं चूँकि मैंने सैकड़ों बार फ्लाई किया है तो और क्या एक लगता है ऑफ़िशियल कॉकपिट की सच्चाई ब्लैक बॉक्स के सामने आने के साथ सारी बातें सामने आ जाएँगी, आपको लगता है? नहीं, नहीं आएगी। उसका रीज़न है कि ब्लैक बॉक्स को आप डिकोड नहीं कर सकते। आपको ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए उसकी कंपनी को भेजना पड़ेगा वहाँ पर, जो बोइंग कंपनी है। एयरबस का है तो आपको एयरबस को भेजना पड़ेगा। एटीआर है तो आपको ब्राज़ील को भेजना पड़ेगा और इनके अपने जो सोर्स कोड होते हैं, जो उसकी जिस ढंग से वो उनके पासवर्ड वगैरह रहते हैं, तो कोई उसको खोल नहीं सकता उसको। अब जी, कंपनियों की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे होती है, उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कल को हाँ, पता लग गया कि प्रोडक्ट की गलती है तो उनका माल बिकना बंद हो जाएगा। तो ब्लैक बॉक्स जब उनके पास जाता है तो आप मोस्टली पाएँगे रिपोर्ट्स बाहर ही नहीं आती हैं हाँ, और सालों बाद रिपोर्ट आएँगी तो फिर वो कंकॉक्टेड टाइप की रिपोर्ट होंगी जिसको छुपा दिया जाता है कि एरर किसकी है भाई इसके अंदर? हू हैज़ जी, डन द एरर इन दिस? किसकी मिस्टेक है? क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की मिस्टेक है तो बिकना बंद हो जाएगा। तो वो उस फैक्ट को छुपा जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो उस एरर को ज़बरदस्ती करके अगर ना भी हो तो ह्यूमन एरर में कन्वर्ट कर देते हैं, कि पायलट की गलती है। पायलट नहीं सँभाल पाया, पायलट इनकॉम्पिटेंट था, पायलट वाज़ नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू हैंडल दिस मशीन एट द क्रिटिकल जंक्शन। जैसे कि अभी राफ़ेल के बारे में कहा जा रहा है ना, शायद कई बातें हाँ, निकल के आ रही हैं कि इंडियन पायलट्स वर नॉट दैट काइंड ऑफ they never had that kind of training that they could handle it in the state of emergency or state of war और डॉग फाइट जो भी थी। ये बातें निकलती हैं। लेकिन हर आदमी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। बोइंग भी करता है, एयरबस भी करता है, एटीआर वाले भी करते हैं। तो मुझे उसमें कुछ वो नहीं है जी, और इसके भी ब्लैक बॉक्स में से कुछ निकलेगा ऐसा, मुझे डाउट है। दे विल नॉट डू एनीथिंग और एक बार फिर कहेंगे हमारी टेक्नोलॉजी सही थी, ह्यूमन एरर है इसमें और जी। वही होगा और हम तो डिकोड कर नहीं सकेंगे। आपको वहाँ पे बोइंग को भेजना पड़ेगा ब्लैक बॉक्स को और वहाँ से जो तथ्य बाहर नहीं आएँगे। दिनेश वोरा जी, एविएशन सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस ढंग से भारत जैसे देश में या पूरी दुनिया में रेगुलर फ्लाइट्स बढ़ रहे हैं। हवाई जहाज पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और 30 साल पहले और आज की तुलना करें तो जैसे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ होती थी वैसे आज एयरपोर्ट पर होती है। और एविएशन सेफ्टी को जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और तमाम तरह की चीजें सामने आती हैं। आपको क्या लगता है कि जब से एयर इंडिया ने टाटा ने जब से एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, उसके बाद से भी एयर इंडिया की स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं या टाटा कंपनी इसे एक सब्सिडियरी या सेकेंडरी की तरह चला रही है? क्या कारण है? इस वजह से कुछ चीजें एयर इंडिया को लेकर के ही तमाम तरह से इसके सवाल उठ रहे हैं। देखिए टाटा तो उसको खरीदना नहीं चाहता था। एक ही आदमी हुँ, था जो उसको खरीदना चाहता था जिसका नाम रतन टाटा है, वो है नहीं। जी, चंद्रशेखरन साहब जो टाटाज़ के चेयरमैन थे, ही वाज़ द लास्ट मैन टू बाय इट। एक मरे हुए घोड़े को कौन खरीदेगा साहब? कैसे पुनर्जीवित करोगे उसको? और हुँ, ये तो अपनी मौत मर ही रहा था एयर इंडिया तो। लेकिन रतन टाटा का पैशन था क्योंकि उसकी एयरलाइन थी। जेआरडी ने हुँ, स्टार्ट किया था तो एक एक क्या जी, रहता है ना कि एक अटैचमेंट रहता है, जी, तो फ़ैसिनेशन होता है ना। तो उस फ़ैसिनेशन के चलते ले तो लिया है, चला भी रहे हैं लेकिन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा है, सस्टेन कर रहे हैं। और हो सकता है कई बार आजकल जो कॉस्ट कटिंग की जा रही है एम्प्लॉइज़ को निकाल के, आप अगर देखोगे तो हर सेक्टर के अंदर आपको एम्प्लॉइज़ में कमी नज़र आएगी। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको उतने एम्प्लॉइज़ नहीं मिलेंगे। ग्राउंड हैंडलिंग में उतने एम्प्लॉइज़ नहीं मिलेंगे। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि ये लोग ना इंजीनियरिंग स्टाफ के अंदर कट करते हैं और किए इन्होंने मैं बताऊँ आपको, अच्छी खासी संख्या कट जी, की है। अब आप इंजीनियरिंग के अंदर या आपका जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है, अगर वहाँ पे आप कट कर दोगे तो इसका मतलब अगर किसी एक विंग के अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स जो होते हैं। हुँ, कभी हैंगर में जाओ तो आप देखोगे आपको पता लगेगा 100-100 150 इंजीनियर्स वहाँ काम करते रहते हैं, कई बार और भी ज़्यादा हो जाते हैं। वो अलग-अलग पार्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई उसके क्या कहते हैं विंग्स का एक्सपर्ट है, कोई इंजन का एक्सपर्ट है, कोई एवियोनिक्स का एक्सपर्ट है, कोई उसकी जो बॉडी है उसका एक्सपर्ट है, कोई कॉकपिट का एक्सपर्ट है, कोई टेल का एक्सपर्ट है। तो अलग-अलग पार्ट्स के अलग-अलग एक्सपर्ट रहते हैं, तो वो सारा उसको देखते हैं। आप उसपे समझौता कर देते हो, नहीं यार 10 इंजीनियर क्या करने हैं, आजकल तो ऑटोमेशन है, एआई है, फलाना है, ढिकाना है, तो आप कट करके 6 कर दिया आपने उसपे। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताऊँ रियल एग्ज़ाम्पल में कि जैसे कि कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो उसको नीचे ग्राउंड इंजीनियर जो होता है ना एयरक्राफ्ट का फ्लाइट इंजीनियर जिसको कहते हैं, वो नीचे खड़ा रहेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा वो।
अरे आया ना, चला जाएगा, कोई बात नहीं। वो टॉर्च निकलेगा, 2 टॉर्च यहाँ मारेगा, 2 टॉर्च यहाँ मारेगा, 2 इंजन के अंदर मारेगा, 2 पंख के अंदर मारेगा, हम्म, और करा कर बोलेगा ठीक है, साइन किया, निकल गए, हो गया काम। वो सीरियसनेस नहीं है भैया। एयरलाइंस बिज़नेस के अंदर वो सिक्योरिटी के प्रति जो पहले सीरियसनेस होती थी, जो लोगों को होता था, स्टाफ चाहिए होता था, वो अब नहीं है, उतने नंबर ऑफ स्टाफ नहीं नहीं है, तो तो इंजीनियरिंग हम आखिरी कट सवाल किए पर गए। आ रहे हैं दिनेश वोरा जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। क्या इसके पीछे कमर्शलाइजेशन, व्यवसायीकरण जिम्मेदार है, प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार है, या इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का जो रवैया है कि सब कुछ निजी हाथों में दे दो, यहां तक कि एयरपोर्ट का मेंटेनेंस तक, एयरपोर्ट के अंदर दुकान लगाने का भी, उसकी भी निगरानी कोई और अब और कर रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जो पूरा मेंटेनेंस है किसके हाथ में जा रहा है वो आपको पता है, एक से एक गोदी सेठ आ गए हैं। ये सारी परिस्थितियां तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि सरकार सब कुछ से अपना हाथ खींच रही है, खासकर भारत जैसे देश में। वो व्यवसायीकरण जो है ना, इसने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है। हम्म, समीकरण बदल गए हैं, सोच बदल गई है, और कंपनियां सोचती हैं कि कॉस्ट कैसे कट की जाए। जब कॉस्ट कट हम्म, करने की बात होती है तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। अब आप 2 इंजन की जगह 1 इंजन तो रख ही सकते हैं ना, वहां तो कॉस्ट कटिंग हो नहीं सकती ना आपको। जी, आपको जो एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड हैंडलिंग चार्जेस है, टैक्सिंग चार्जेस, जो पर आवर चार्जेस होते हैं एयरपोर्ट के, वो इतने भारी है, वो आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको फ्लाइंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप विदेश में जाते हो, जिस कंट्री के ऊपर से आप उड़ते हो, उसको पैसे देने पड़ते हैं आपको डॉलर्स में, जितने घंटे आप उड़ोगे। तो इनके ओवरहेड्स बहुत हैं। फिर एटीएफ बहुत महँगा है इनका, एयर टरबाइन फ्यूल है, तो उसके ऊपर बहुत टैक्सेस हैं, कोई छूट देने को तैयार नहीं होता। तो इनके पास रास्ता क्या बचता है अल्टीमेटली, क्या करोगे? तो एकमात्र रास्ता है कि भैया ह्यूमन बीइंग्स को कट कर दो। तो आप जो सिक्योरिटी है, जो उसका जो मेंटेनेंस है, उसके ऊपर आप समझौता करते हो। मुझे याद है कि आज से करीब 30-40 साल पहले, मैं तो तब भी हैंगर्स में जाता रहता था एयर इंडिया, तब तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस होते थे, मैं उनके हैंगर्स में जाता था, देखता था, और उसको मैं स्टडी करने की कोशिश करता था। उसके बॉन्ड्स भी मेरे कंट्रोल में थे उस टाइम में। तो मैं जाके देखता था, सैकड़ों लोग वहाँ पे काम करते थे। मतलब लाइन लगी होती थी, लोग आते थे और एयरक्राफ्ट के लिए जी-जान से काम करते थे। उतने ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं थे, मैनुअल सिस्टम ज़्यादा थे, लेकिन जी-जान से काम करते थे, बड़ी लगन होती थी उनके अंदर। हम्म, और मैंने इसके अलावा एयर फ्रांस का, लुफ्तांसा का, स्विस एयर के, उनके ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ भी देखे। उनके तो विदेशी भी लोग होते थे, वो कैसे करते थे। लेकिन इस पे डिटेरियोरेशन आया है। वो आपको नहीं कहेंगे, कंपनियाँ नहीं कहेंगी हम इस पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, अभी नए सिस्टम आ गए हैं, एवियोनिक्स में नई एवियोनिक्स है, कंप्यूटर्स हैं, एआई से काम हो जाता है। नहीं होता भैया। इन्होंने जो सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इसके ऊपर, खास तौर से इंजीनियरिंग स्टाफ के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, उसने शायद इन चीज़ों को क्रिपल किया है, और यही एक कारण है। और दूसरे नंबर बढ़ गए। पहले सपोज़ करो कि 10 आदमी का स्टाफ होता था, वो 4 एयरक्राफ्ट को हैंडल करता है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। जी, अब इंडिगो को देखो, उसके पास 400-500 एयरक्राफ्ट है साहब। क्या 400-500 एयरक्राफ्ट के हिसाब से उसके पास उतने फ्लाइट इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग इंजीनियर्स हैं क्या उसके पास? नहीं हम्म, है। एयर इंडिया के कम से कम 200-250 एयरक्राफ्ट है कुल मिला के। तो 200-250 एयरक्राफ्ट में जो उसको पहले जितने उसके पास इंजीनियर्स होते थे, जिसे कहते हैं पर एयरक्राफ्ट जो एम्प्लॉयी होते हैं, अगर आप उसकी संख्या को चेक करोगे, तो आज से 20 साल पहले पर एयरक्राफ्ट जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयी होते थे, आज आपको आधे भी नहीं मिलेंगे उससे। तो हम्म, किसको किया आपने? ठीक है, थोड़ा-सा आपने कैप्टन तो उतरे ही रहेंगे, कैप्टन को कट नहीं करोगे। फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं, एयर होस्टेस वगैरह पर्सन, उसपे थोड़ी-सी कटौती 20% की हुई है, उससे ज़्यादा तो हुई नहीं है। फिर किसको जी, कट करोगे? ग्राउंड को कट करोगे। ग्राउंड पे कौन है सबसे इम्पोर्टेंट? आपका इंजीनियर है, क्योंकि वो हाईएस्ट पेड बंदा है नीचे। जो बाकी हम्म, जो लोग हैं, वो हाईएस्ट पेड बंदे नहीं हैं। वो तो सिर्फ बस चलाएँगे, आपका सामान निकालेंगे, खोलेंगे, ट्रॉली में भरेंगे, ले जाएँगे। बट हू गेट्स द मैक्सिमम मनी देयर सर? द पर्सन हू इज द इंजीनियर। जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, 2-3 बंदे हैं, जो पूरे एयरक्राफ्ट को चेक करते हैं, इंजन को चेक करते हैं, या ऊपर जाके एवियोनिक्स को चेक करते हैं। तो वहां आप कट कर दो, कहले एक आदमी से काम चला लेंगे। तो कॉस्ट कटिंग हैज गॉन इनटू दैट स्फीयर, क्योंकि वहां पे उसकी तनख्वाह एक नॉर्मल जो पर्सन नीचे सुपरवाइजर है, उसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा है, और वो बंदे इतनी आसानी से मिलते नहीं है। एक अच्छे फ्लाइट इंजीनियर को तैयार होने में 20-20 साल का अनुभव लगता है भाई। तब कहीं जी, जाके एक आदमी किसी एक एक एयरक्राफ्ट को समझ सकता है। जो बोइंग को समझता है, वो एयरबस को नहीं समझता। जो एयरबस को समझता है, वो बोइंग को नहीं समझता है। जो बोइंग के अंदर 777 को समझता है, वो 737 को नहीं समझता। तो सबकी अपनी अलग एवियोनिक्स है और टेक्नोलॉजीज़ हैं। 777 इज़ अ ह्यूज एयरक्राफ्ट, 300 साढ़े 300 पैसेंजर आते हैं। या आप एयरबस 380 ले लो, डबल डेकर है भाई, उसके अंदर 400-500 पैसेंजर आते हैं। तो आप कैसे समझोगे जी। उसको? तो हर एक के लिए अलग-अलग आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो एक्सपर्टीज़ है नहीं नहीं, नहीं, तो और आप जवाबदेही कैसे तय होगी सर? आखिर कोई जवाब नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए।
देखिए साहब, ताकि ऐसे हादसे डीजीसीए भविष्य में ना हो। इंडिया में क्या है, नोडल एजेंसी कौन है? डीजीसीए है साहब। जी आपको पता है ना सर, कि माधवराव डीजीसीए सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर थे 1993 में। एक छोटी एयरक्राफ्ट की दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर। अब आज तो कोई इस इस्तीफा नहीं सरकार में देता साहब। इस्तीफे होते नहीं है। लोग मरते हो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। अब जान की कोई कीमत नहीं है। जब लोग कुंभ में मरे या एयरक्राफ्ट में मरे या रेलवे में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोरोना में मरे। सरकारों का मरने से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉम्पनसेशन दे देंगे, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी देना है, वो तो रिटर्न कॉम्पनसेशन है ना, वो तो आपको हम्म, सिविल एविएशन का लॉ होता है, वो तो उसके हिसाब से आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। टाटा ने आज अनाउंस किया है 1 1 करोड़ देंगे, तो देंगे तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, तो लॉ है बस। आपको जो इंटरनेशनल पैसेंजर को जो कॉम्पनसेशन देना है डॉलर्स में, वो आपको देना पड़ेगा। आप उससे मतलब पीछे नहीं हट सकते। दैट्स द लॉ फॉर यू। लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड्स हैव गॉन डाउन और मेंटेनेंस हैज़ गॉन डाउन। इवन जो अंदर जो आपकी अपहोल्स्ट्री है आपके एयरक्राफ्ट के अंदर, दैट हैज़ गॉन डाउन। सीटों के बीच का जो गैप है, दैट हैज़ गॉन डाउन सर। वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको जो खाना दिया जाता है, वहाँ पे दे हैव गॉन डाउन। प्लास्टिक जी के चम्मच काँटों से आपसे कहा जाता है खाना खाओ बैठ के, ऐसे होता है क्या? तो सारी जो कटलरी पहले होती थी, एयर इंडिया में सिल्वर कटलरी होती थी, जिसको यूज़ हम्म, करते हैं। मैं तो एक्सपीरियंस किया ना, मुझे मालूम है ना। वो सारी जो रॉयल्टी थी महाराजा वाली, सारी खत्म हो गई। महाराजा हट गए टेल से, कुछ और आ गया, अब तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ जी करते रहिए। तो भगवान भगवान ही मालिक है साहब, क्या करोगे अल्टीमेटली। बाकी चलिए, ठीक है, आपने फिर कहा भी भगवान ही मालिक है। और भगवान कम से कम आज उस एक यात्री, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, जो इस विमान हादसे में जिंदा बचे हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये दुखद घटना हुई, चाहे वो फ्लाइट में सवार थे, चाहे वो क्रू मेंबर थे या पायलट थे। पायलट सब्बरवाल तो दिनेश बोरा जी के पड़ोसी ही हैं, जिनका देहांत हुआ है इस पूरे इस पूरी तो प्लेन क्रैश में। जी, बहुत दुखद बहुत घटना है। हम अपने दर्शकों की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि जो भी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में घटना हुई है, उसकी तहकीकात क्या कभी जनता के सामने आ पाएगी और क्या इसको लेकर जवाबदेही तय की जाएगी, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस प्रकार से दिनेश वोरा जी ने आज बता दिया कि आखिर ब्लैक बॉक्स को लेकर पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। टेक्निकल स्टाफ कॉस्ट कटिंग के नाम पर कम किए जा रहे हैं और इन सब से बढ़कर फ्लाइट में सीटें छोटी कर या दूसरे तरीके से अर्निंग के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, पैसे की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से फ्लाइट कंपनियां समझौते कर रही है, उन समझौतों का ही परिणाम कहीं इस प्रकार की दुर्घटनाएं तो नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहले इंक्वायरी होने दीजिए और देखते हैं कि इंक्वायरी के बाद क्या होता है। इस दुखद घटना को कैसे, किस प्रकार से हम व्यक्त करें, किस तरह से करें, ये सवाल जब से घटना हुई तब से हमारे ज़हन में था कि आखिर दर्शकों के सामने हम किस प्रकार से इस घटना को लेकर जाएँ। क्योंकि जिस वक़्त से घटना हुई, तमाम चैनलों पर आपने देखा कि चल रहा था कि घटना हो गई, हो गई। घटना हो गई वो आप देख चुके थे। लेकिन घटना में कौन-कौन सी वजहें हो सकती है इसके पीछे, उसी की चर्चा के लिए आज हमने दिनेश वोरा जी को बुलाया। दिनेश वोरा जी ने उन तमाम परतों को अपनी तरफ से आपके सामने रखने की कोशिश की है। देखते हैं आगे क्या निकलता है। इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में, दुखद घड़ी में हुई इस चर्चा में जुड़ने के लिए दिनेश वोरा जी आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।